छिंदवाड़ा में शिव महापुराण के कार्यक्रम में विश्वविख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सनातन की रक्षा करूंगा। बीबीसी के भारतीय दफ्तरों पर आयकर विभाग की तलाशी। आयकर विभाग के अधिकारी अभी भी दिल्ली दफ्तर में मौजूद। कानपुर देहात अग्निकांड की शिकार मां बेटी का किया गया अंतिम संस्कार। परिजनों से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनकी मांगे पूरी करने का किया वादा। फिजी विश्व हिंदी सम्मेलन में पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शिव सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में किया दर्शन। वनडे और टी20 के बाद टेस्ट में भी नंबर 1 बनी टीम इंडिया। आईसीसी ने जारी किया ताजा रैंकिंग। दूसरे नंबर पर पहुंची ऑस्ट्रेलिया की टीम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज का शिव महापुराण का कार्यक्रम चल रहा है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने इस दौरान प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने राजनीतिक पार्टियों पर कटाक्ष किया और कहा कि देश में सियासी मंच पर उठने के लिए काफी मुद्दे हैं। सनातन धर्म पर राजनीति करना ठीक नहीं है और वो खुद भी इसका विरोध करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सनातन संस्कृत का अपमान नहीं सहेंगे और सनातन संस्कृत की रक्षा के लिए सनातन यात्रा 17 फरवरी को छिंदवाड़ा में निकाली जाएगी। मैं नहीं हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, सनातन के लिए मैं खड़ा रहूंगा, सनातन की रक्षा करूंगा, सनातन के लिए कार्य करूंगा, सनातन के लिए सनातनियों को जगाऊंगा, भारतीयों को जगाऊंगा, बच्चों को जगाऊंगा, बूढ़ों को जगाऊंगा, जवानों को जगाऊंगा और सनातन का कोई अपमान न कर सके, सनातनी ग्रंथों का कोई अपमान न कर सके। आप लोगों से छिपे नहीं, हमारी देवी देवताओं की नंगी तस्वीर बनाई गई इस देश में। पार्टी के लोग हैं, जिन जिन पार्टियों के जो लोग हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, देश में लाखों मुद्दे हैं, आप उन मुद्दों को उठाइए, लेकिन सनातनियों पर उंगली मत उठाइए। अगर आप सनातनियों पर उंगली उठाएंगे तो जहां हो वहां से नीचे ही जाओगे, क्योंकि आज की जनता पागल नहीं है। आज की जनता पढ़ी लिखी जनता है, सब समझती है, वो माइंडेड है, वो आपका सपोर्ट नहीं करेगी। वो किसको नहीं दिख रहा है? आप कह रहे मुस्लिम धर्म बहुत पुराना है, फिर 1400 साल पहले क्या? जब तक उस धर्म का ज्ञान न हो, नॉलेज न हो, नहीं बोलना चाहिए। धर्मात्मा लोगों को, राजनेताओं को कमांड करने का अधिकार है। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं धर्म हूं। हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भगवान श्री राम राज्य करते हैं तो गुरु वशिष्ठ जी आज्ञा देते हैं। वशिष्ठ जी राज्य नहीं करते, वशिष्ठ जी आज्ञा देते हैं, दशरथ जी को आज्ञा देते हैं। और जितने भी राजा हुए हैं सबके धर्मगुरु रहे जिन्होंने। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस मामला, इस वक्त की बड़ी जानकारी। अखिलेश और ओवैसी को बड़ी राहत। हेड स्पीच मामले को मिली बड़ी राहत। सुनवाई के बाद कोर्ट ने खारिज किया है केस। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था ये केस। जुलीनुमा आकृति पर दिया था विवादित बयान और इसमें इन दोनों नेताओं को बड़ी राहत मिली है। केस खारिज कर दिया गया है। बड़ी और जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्ञानवापी का श्रृंगार गौरी को लेकर ये मामला है, जिसमें अखिलेश यादव और ओवैसी ने हेड स्पीच दी थी, जिसको लेकर तब से दोनों नेताओं को बड़ी राहत मिली है। और इसी बीच कन्नौज से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां आपको बताते चले कि स्कूली वैन बनी है आग का गोला। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर कन्नौज से, जहां पर स्कूली वैन आग का गोला बन गई है। गाड़ी में बैठे सभी बच्चों को उतारा गया है।
थोड़ी देर में जलकर गाड़ी पूरी तरीके से खाक हो गई है। किशनगढ़ थाना क्षेत्र के माधव नगर का ये पूरा मामला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से कार रुककर चलती हुई दिखाई दे रही है। ये वैन है, स्कूली वैन है और समय रहते सभी बच्चों को बाहर निकाल लिया गया है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षा की शुरुआत शुक्रवार से हो रही है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। आपको हम उत्तर प्रदेश के 3 जगहों से तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के बदायूं से, दूसरी तस्वीर कुशीनगर से और तीसरी तस्वीर वाराणसी से है। सरकार इस बार नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए एनएसए पूरी तैयारी पर लगी है। वहीं आपको बताते चले कि संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर एलआईयू की टीम लगाई गई है, तो वहीं एसटीएफ की टीम भी लगाई गई है, जिससे कि नकल माफियाओं पर नजर रखी जा सके। इसके साथ ही इस बार जेल में बंद कुछ कैदी छात्रों को भी केंद्रीय कारागार में परीक्षा देने की परमिशन दी गई है। अगली खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर के नगल क्षेत्र की है, जहां बताते चले कि धगेड़ा में कम राशन देने को लेकर राशन डीलर से हुए विवाद के बाद हुई मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक व्यक्ति राशन डीलर के पास राशन लेने पहुंचा था। इस दौरान कम राशन देने को लेकर राशन डीलर के बेटे और व्यक्ति में बहस हो गई, जो बाद में मारपीट में तब्दील हो गई, जिसमें व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया है। घायल अवस्था में व्यक्ति को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद थाना प्रभारी सूबे सिंह ने बताया है कि मारपीट करने वालों 5 लोगों को अभी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। एक सिलेंडर फटने की गाली गलौज हो गई उनके साथ। उन्होंने की ग्राम प्रधान के लड़के ने, ग्राम प्रधान ने, तो जो है कहने लगे कि बहस बसाई होगी, तो गाली गलौज होने के बाद ये डंडे लाठी से पीटने लगे। और पीटने के कोई रस्सी उठा कर ला रहा, कोई कुछ उठा कर ला रहा है, जिस वजह से ये घायल हो गए। तो मैंने जब अस्पताल में ले गए तो वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। कभी कोई पहला विवाद रहा हो किस प्रकार? नहीं, कोई पहला विवाद कुछ नहीं। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है, जहां खोड़ा विहार कॉलोनी में गैस रिसाव से धमाका हो गया है और इस घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ है जब उस घर की मालकिन रसोई में चाय बना रही थी और गैस चालू करते ही एक गैस का गुब्बारा उठा और जिसके बाद ये बड़ा जोरदार धमाका हो गया। आनन फानन में पड़ोसी मौके पर पहुंचे तो देखा कि घर में मौजूद सभी लोग बेहोश हालत में पड़े मिले। तो वहीं पड़ोसियों ने घायलों को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। आज सुबह लगभग 7:15 बजे वंदना एनक्लेव के अंतर्गत बिहारी कॉलोनी में, जो कि थाना खोड़ा के अंतर्गत पड़ता है, वहां पर एक सिलेंडर फटने की सूचना प्राप्त होती है। सूचना मिलते ही तत्काल खोड़ा पुलिस मौके पर आती है, जहां पर पूरी घटना इस प्रकार है कि यहां धनंजय सिंह नामक व्यक्ति अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। सुबह इनकी पत्नी चाय बनाने के लिए उठती हैं और ज्यों ही उन्होंने सिलेंडर का स्विच ऑन किया, वहां पे पहले से गैस रिसाव होने के कारण एक विस्फोट की घटना कारित हुई है, जिसमें कुल धनंजय सिंह के परिवार के 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें धनंजय सिंह, उनकी पत्नी, उनके बहनोई राकेश सिंह और उनका एक 9 साल का बच्चा। घायलों को तत्काल सफदरजंग हॉस्पिटल भर्ती कराया जा चुका है। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। और अगली खबर सहारनपुर से सामने निकलकर आ रही है। सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट में हुक्का बार चलाने को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है।
विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री अनुज कौशिक का कहना है कि बजरंग दल कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि रेस्टोरेंट के अंदर हुक्का बार चलाया जा रहा है। जब बजरंग दल कार्यकर्ता रेस्टोरेंट पहुंचे तो रेस्टोरेंट मालिक के द्वारा शटर बंद कर बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ता सदर बाजार की चौकी चंदन नगर पहुंचे तो पुलिस के द्वारा भी उचित कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। महानगर मंत्री विश्व हिंदू परिषद आज अपने कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि डैजो नाम का एक होटल जो मिशन कंपाउंड में है उसमें लव जिहादी के आड़ में और हुक्के बार पूरी तरह से चल रहा है। तो अपने कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई। पुलिस प्रशासन जब मौके पर नहीं पहुंची तो अपने 5 से 6 कार्यकर्ता मौके पर गए और मौके पर जाने के बाद देखा कि वहाँ पर हुक्के बार बड़ी तादाद में चल रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं ने जो वीडियो बनाई तो होटल संचालक ने नीचे शटर बंद करके और सभी कार्यकर्ताओं ने मोबाइल से वीडियो डिलीट करी और उनके साथ अभद्रता करी। जी हाँ, यहाँ पे कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं जिनका कहना है कि यहाँ पे चंदन नगर चौकी क्षेत्र में एक होटल है डेंजो, जिसमें अवैध रूप से हुक्का चल रहा था। इनके द्वारा सूचना दी गई थी, वहाँ पे पुलिस पहुँची भी थी। जिस टाइम पुलिस पहुँची थी उस टाइम हुक्का मौके पर नहीं मिल पाया, लेकिन मेरे द्वारा स्वयं जाँच की गई है। उनका जब मैंने बिलिंग बुक देखी है तो उसमें एक संदिग्ध एच करके इन्होंने बिलिंग कर रखी है, जो मुझे लगता है कि हुक्का। अभी मेरे द्वारा और विस्तृत जांच की जाएगी। अगर हुक्का चलता हुआ पाया गया तो इस पर जरूर कार्रवाई होगी उचित। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाशिवरात्रि भारत के सबसे बड़े और पवित्र त्योहारों में से एक है। इस साल यह त्योहार 18 फरवरी को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि के मौके पर एंड टीवी के कल्ट कॉमेडी शो भाभी जी घर पर हैं की विदिशा श्रीवास्तव यानी कि अनीता भाभी वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद लिया है। अपना रोमांच व्यक्त करते हुए विदिशा श्रीवास्तव ने कहा है कि मैं भगवान शिव की बड़ी भक्त हूं। काशी मेरे लिए घर की तरह है और मैं काशी विश्वनाथ में कई बार महाशिवरात्रि की पूजा देख चुकी हूं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सरकार ने वाहन स्वामियों को बड़ी राहत दी है। बता दें कि 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर लगी रोक हटा दी गई है। साथ साथ 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को भी राहत मिली है। अब फिर से सड़कों पर दौड़ सकेंगे पुराने वाहन। दस साल पुराना डीजल और 15 साल पुराना पेट्रोल वाहनों पर रोक हट गई है। इस पर सरकार को क्या करना चाहिए जिससे प्रदूषण भी कम हो और आम लोगों के जेब पर आर्थिक संकट भी ना आए। इस पर आम लोगों की क्या राय है, क्या विचार है, हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से एनजीटी का नया आदेश आया है और उससे पता चला है कि जो 10 साल से ज़्यादा के व्हीकल्स थे, 10 साल के व्हीकल्स थे, उसका री रजिस्ट्रेशन हो सकता है और वो गाड़ी फिर से आम दिनों की तरह वो फिर से रोड पे चल सकती है। इन पर क्या राय है? मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सोचते हैं उसके बारे में। एनजीटी का जो नया आदेश आया है कि वो 5,000 रुपये आप दे के उसकी री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसको सुचारू रूप से आप फिर से गाड़ी रोड पे चला सकते हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? सर बहुत बढ़िया है, धन्यवाद करना चाहते हैं हम गवर्नमेंट को भी और अपने जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साहब हैं उनको भी। बहुत बढ़िया उन्होंने स्कीम निकाला है क्योंकि गाड़ियाँ ज़्यादातर क्रैश में जाती थी। कम से कम हमें 5 साल और चलाने का मौका तो मिलेगा उससे। बहुत बढ़िया किया है, मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत बढ़िया लगा। तो क्या ये तो पहले इसका आदेश था कि 10 साल अगर जो इसका वैलिडिटी था वो पॉल्यूशन को देखते हुए, पॉल्यूशन के मद्देनज़र उसको देखते हुए ये चीज़ थी। तो क्या अब ये 5,000 रुपये दे के
पॉल्यूशन कम हो जाएगा, पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, अब नहीं होगा? ऐसा तो नहीं है, पोल्यूशन कम थोड़ी ना होगा सर। वैसे तो हम सीएनजी ही चलाते हैं ज़्यादातर गाड़ियाँ, या तो बैटरी वाली। नहीं, फिर भी तो एक तरफ सरकार ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने भी सारे हैं उसको आगे बढ़ा रही है, और एक तरफ से सरकार देखा जा रहा है कि ये जितनी भी गाड़ियां हैं उसका कार्यकाल भी बढ़ा दे रही है। जी 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 सर, इससे ट्रैफिक भी तो हो रहा है, काफ़ी ट्रैफिक हो रहा है इससे। गाड़ियाँ कोई ख़त्म थोड़ी ना हो रही हैं, गाड़ियाँ तो रोड पे निकल ही रही हैं। अगर बढ़ा रही है गवर्नमेंट तो ट्रैफिक भी तो सर हो रहा है, इससे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी रहता है। ट्रैफिक भी हो रहा है, साथ साथ पॉल्यूशन भी वैसे ही देखने को मिल रहा है। पॉल्यूशन अपने स्तर पर डेली नया रिकॉर्ड बनाता है। जिस तरीके से एनजीटी का संशोधन आया है, जो अपने पहले जो इसका नियम था उस पर संशोधन किया है, आदेश आया है कि आप अपना 10 साल का व्हीकल को एक्सटेंड करा सकते हैं या 15 साल के व्हीकल को एक्सटेंड करा सकते हैं सिर्फ 5,000 रुपये देकर। कैसे देखते हैं आप इसको? बहुत बढ़िया रहेगा, और आगे के लिए हमारा काम बढ़ेगा। इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब इससे इतना क्या मिल जाएगा, हमारा जब बिल्कुल कबाड़े हो रही हैं 10 साल पर गाड़ी, और वो हमें 5 साल मतलब 5,000 में आगे के लिए हमें और मिल रहा है टाइम, तो इससे बढ़िया क्या होगा? तो क्या इससे आपको क्या लगता है कि प्रदूषण नहीं बढ़ेगा, पॉल्यूशन नहीं बढ़ेगा? देखो, पॉल्यूशन तो हर चीज़ से बढ़ रहा है, लेकिन 10 साल में गाड़ी का कुछ बिगड़ नहीं रहा आज की डेट में। एक तरफ सरकार कह रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का आप ज़्यादा प्रयोग करो, ठीक है, और दूसरी तरफ सरकार बोल रही है कि आप दूसरी तरफ दे देती है कि आप एक्सटेंड कर लो इसे, और क्या कहते हैं, ऐसे ही प्रदूषण बढ़ाते रहो। अभी एक तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए अभी कोई इतना हर जगह सुविधा नहीं है। कहाँ पे लेके जा सकते हैं? लोकल में नहीं लेके जा सकते, दिल्ली, आगरा, इन जगह पे है। वहाँ से फिर आने में दिक्कत, इतना टाइम किसके पास है? कॉमर्शियल लेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी में, तो उसे मतलब 2 घंटे कौन सा कस्टमर खड़ा रहेगा? 8 घंटे, 2 घंटे जो भी टाइम लेती है वो चार्ज होने में, तो कोई नहीं करेगा, काम ही नहीं मिलेगा उस पर, तो फायदा क्या है फिर? चलिए, तो इनका यही कहना है, साफ तौर पर इनका यही कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी उतना सुविधा नहीं प्रदान कर पाई है सरकार। कुछ सुविधा नहीं है कि रोड पे आप चार्ज कर सकें, या फिर 200 किलोमीटर का रेंज होता है, किसी का 150 किलोमीटर का रेंज होता है। तो इस पर क्या है सरकार का ये नियम, वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। कैसे देखते हैं आप इस, जैसे कि जो गाड़ियां अमूमन चलती थी पेट्रोल और डीजल की, उसका कार्यकाल होता था 10 से 15 साल। डीजल गाड़ियों का 10 साल, पेट्रोल गाड़ियों का 15 साल। अब उसमें ये कह दिया गया है कि आप, संशोधन हो गया है उस डिसीजन में, उस आदेश में, कि आप 5,000 का फीस अमूमन दे के आप उसको रिन्यू करा सकते हो, अपना रजिस्ट्रेशन उनका रिन्यू हो सकता है। नहीं हो सकता, अच्छा होना चाहिए, ये तो होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन दोबारा से हो जाए तो उसका वैलिड बढ़ जाएगी, ताकि हमें आगे काम करने को मिलेगा। जो गाड़ी 10 साल वैलिड रह रही है वो उसको 15 साल करेंगे, 5 साल अगर बढ़ाते हैं उसका परमिट तो और अच्छा है। क्योंकि अगर गाड़ी 20 या 10 लाख की जो आदमी बंदा खरीदता है, तो उसके लिए एक बात मान के चलिए आप, उसको 5 साल अगर मिलेंगे तो उसको 5 साल का व्हीकल फायदा तो होगा। हम तो यही चाहते, अच्छा है। तो ये जो नहीं गाड़ी कंडीशन ओके है तो उसे आगे रिन्यू करो, और नहीं है तो उसे लगा के उसके लिए आगे का काम। एनजीटी ने तो ये तो पहले आदेश दिया था कि इससे प्रदूषण बढ़ती है, 10 साल तक ही इसका वैलिडेशन है, 10 साल के बाद प्रदूषण बढ़ जाता है गाड़ी से। तो 10 साल बाद अब पॉल्यूशन नहीं होगा। अब 5,000 आप रुपए जब सरकार को दे दोगे तब पॉल्यूशन नहीं होगा। वो तो वो बरकरार रहेगा पॉल्यूशन, तो वही तो सरकार एक तरफ बताती है हम पॉल्यूशन कम करने के लिए इतना सारा काम कर रहे हैं, हाँ, उससे कम ना हो, नहीं होगा उससे कम। अपना फायदा देखती है और क्या देखती है सरकार? तो अपना फायदा देखती है, 5,000 मिलेंगे जी, और पोल्यूशन पहले वैसे पोल्यूशन नहीं होगा। अब गाड़ी साली डैमेज कर दी के 10 साल बाद डैमेज हो गई है, ये 15 साल बाद डैमेज होगी। कंडीशन को क्या है, दोबारा गाड़ी को रिपेयर हो जाती है, दोबारा वो ऐसी कंडीशन हो जाएगी, सेम कंडीशन। तो पोल्यूशन को हटाने का एक नियम यही रखा जाता। तो हम तो ये चाहते कि ये व्हीकल ये बढ़ाया जाए, 15 साल है, 10 बार ये 15 कर जाए, 20 बार 25 कर साल बढ़ा दी जाए जी। जैसे ये सरकार का जो नियम आया है, अभी संशोधन आया है, जैसे पहले की गाड़ियां जो थी 10 साल, जो डीजल गाड़ियां थी उसका वैलिडेशन होता था सिर्फ 10 साल। उसके बाद से सरकार का कहना था कि वो स्क्रैप में चली जाएगी और वो पॉल्यूशन पैदा करता है। उसमें ये है कि जो 5 साल, ये जो आगे कितने साल के लिए देंगे, फिटनेस ये अभी कंफर्म नहीं करा है कितने साल के लिए देंगे। वैसे जो है ये नियम है, कुछ लोगों के लिए सही है और कुछ लोगों के लिए गलत है। अब पॉल्यूशन बढ़ेगा गाड़ियों का, जो पुरानी गाड़ी को अगर ये फिटनेस देंगे तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। लेकिन कुछ गाड़ी ऐसी हैं जो चलती ही नहीं है रोड पे, जो जिनका लेके खड़ी कर लिए, चलाई नहीं है, उनको फिटनेस देके रिन्यू कर दें, कोई दिक्कत नहीं है उसको चलाने में। तो ऐसे तो बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो जाएंगे फिटनेस में, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, फिर से बढ़ जाएंगे, काम बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें गाड़ी ज्यादा पास नहीं होगी। पर गाड़ी ऐसी है जो बिल्कुल बेकार हो चुकी है, कंडम हो चुकी है गाड़ी।
वो तो चलेंगे नहीं रोड पे, कैसे चल जाएंगे वो गाड़ी, फिटनेस ही नहीं मिलेगी उनको। तो जैसे पॉल्यूशन भी तो वैसे ही बढ़ेगा, जैसे ये एक तरफ तो सरकार कह रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल को हम बढ़ावा दे रहे हैं, अब नितिन गडकरी कह दिए हम हाइड्रोजन व्हीकल को भी हम देख रहे हैं। नहीं गाड़ी आएगी जो पोल्यूशन करेगी, वो रोड थोड़ी आ जाएगी गाड़ी, उसको तो नहीं आना चाहिए गाड़ी। गाड़ी तो वही आएगी ना जो लायक होगी, गाड़ी रोड पे चलने लायक होगी वही आएगी ना गाड़ी। तो अगर उसको ये देते हैं फिटनेस तो अच्छी बात है। किसी के लोग, कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जिनके पास पैसा नहीं है नई गाड़ी लेने के लिए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो 2-2 गाड़ी 4-4 गाड़ी भी रख सकते हैं। तो सबके लिए कुछ लोग ठीक है, कुछ लोग खराब है। चलिए इनका साफ तौर पर कहना है फिटनेस को देखते हुए सरकार ये बताएगी कि इनका इस फिटनेस को देखते हुए ये बताएंगी कि गाड़ी चल भी सकती है रोड पे या नहीं चल सकती है। तो हमने तमाम लोगों से बातचीत की और उनका राय जाना। आम लोग तो काफी खुश नजर आ रहे हैं कि उनकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, रिन्यू हो सकती है गाड़ी। पर अब देखने वाली ये बात होगी कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है कि प्रदूषण कम हो, और प्रदूषण भी कम हो और लोगों की आर्थिक भार भी ना पड़े लोगों पर। हमारे साथ बस इतना ही। कैमरा पर्सन मान के साथ ओम, न्यूज वॉच इंडिया, दिल्ली। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उन्नाव की, जहां पर लोग खारे पानी से बेहद परेशान हैं, जिसको लेकर लोगों ने इसकी तमाम जगह शिकायत भी की है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में समंदर का पानी निकल रहा है। आप सुनकर चौंक गए होंगे। जी हाँ, आज आपको हम उन्नाव के कई गांव की ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहां की तस्वीरों को देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लोग पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लोगों के हैंडपंपों से खारा पानी निकल रहा है, इसके साथ साथ कई नालों से जहरीला पानी भी निकल रहा है। आप भी सुन लीजिए यहाँ के लोगों की व्यथा, जो दूर दूर से पानी भरकर लाने के लिए मजबूर हो गए हैं। यहाँ 4-5 किलोमीटर से भैया पानी भरने जाते हैं मसवासी, और पानी भर करके फिर अपने काम पर चले जाते हैं ड्यूटी। सब लोग लगभग कितने दूर से पानी लाना होता है? 5-6 किलोमीटर से। खारे पानी से कितने गांव की समस्या है ये भैया यहाँ 4-6-7 गाँव की समस्या है। यहाँ घोंघी रौतापुर है, बिटवा महादिनवा है, घोंघी और रौतापुर है, हैबतपुर है, लटियारन खेड़ा है। क्या नाम है आपका? शुभम गौतम। शुभम जी, कहाँ जा रहे हैं आप? हम पानी भरने जा रहे हैं। गांव कहाँ है आपका? हैबतपुर। लगभग कितने किलोमीटर होगा पानी लेने जा रहे हैं? 5-6 किलोमीटर है। तो रोजाना जाते हैं या एक एक दिन छोड़ के? चल, समस्या लगभग कब से बनी हुई है आपके गांव में? ये 20-25 साल से है। ग्राम हैबतपुर, पोर्ट सैनी, जिला उन्नाव के रहने वाले हैं। यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जो पेयजल को हम लेकर जो है कई बार जो है विधायकों से अन्य अधिकारियों से कहते हैं, पर कोई इसी समस्या का समाधान नहीं होता है। और यहाँ तक हमने एक एप्लीकेशन जो है मुख्यमंत्री को भी दी है लखनऊ में, और वहाँ से अभी हमें कुछ आश्वासन नहीं दिया गया है। और हमारे विधायक पंकज गुप्ता ने भी एक टंकी लगवाई है 5000 लीटर की, वो आप चाहे तो देख सकते हैं, सामने लगी हुई है, जिससे कि उससे हमारा कोई समाधान नहीं हुआ, क्योंकि जो पानी यहाँ निकलता था वही पानी उस टंकी में भी आता। आज भी पहले जो काम 20 साल करना पड़ता था, आज भी वही काम कर रहे हैं। पूरे गांव में हैंडपंप लगे हैं, लेकिन पीने के पानी की जगह जहरीला पानी निकल रहा है। ग्रामीण इलाकों में अवैध तरह से संचालन की गई फैक्ट्रियां अपना गंदा पानी नालों के सहारे गांव में बहा रही हैं, जिसकी वजह से भूगर्भ दूषित हो रहा है। ग्रामीण काम पर जाने से पहले 5 किलोमीटर दूर दूसरे गांव से पीने के पानी की व्यवस्था करते हैं। सुनिए गांव के एक वृद्ध व्यक्ति बाबूलाल क्या कह रहे हैं। ये करीब लगभग 20 साल से हो गया, और ये पानी हमारे यहाँ से उन्नाव टेनरियों का पानी या शराब मिल का पानी, जो गंदा पानी आता है, नाला गांव किनारे से गुजरता है और चारों तरफ गांव के भरा रहता है, और इसी वजह से और खारा पानी हमारा। शिकायत हमने जो है विधायक से, सांसद से, सबसे किया है, मुख्यमंत्री तक एप्लीकेशन भेजा है, लेकिन हमारी समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है। हम लोग बहुत परेशान हैं, और किसी तरह से हमारी समस्या का समाधान हो जाए तो यहाँ के लोग निजात पा जाए पानी, और पानी का सबसे ज्यादा खर्चा है। उन्नाव में करीब 24 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां दशकों से ग्रामीणों को पीने का शुद्ध पानी तक नसीब नहीं हो सका है। लोग खारा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। इस विकराल समस्या को लेकर गांव के प्रधान और ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से बात की। साथ साथ लोग बीजेपी के विधायकों के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं, पर कोई भी जिम्मेदार इन गाँव वालों की समस्या को सुनने वाला नहीं है।
कैसे सरकारी सिस्टम लाचार है और लोग खारा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। उन्नाव से न्यूज वॉच इंडिया के लिए राघवेंद्र की रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया।